जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे आप सभी के पेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। और साथियों, आज तक के जितने भी पेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूं कि पेट 2025 में भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। डिटेल में यदि समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के दहन से उत्सर्जित होकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। तो साथियों, जो भी हमारे पास जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन तीनों को हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है और वो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। डिटेल में समझें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों पर उत्सर्जन घटाने की कानून बाध्यता लागू करता है। कौन? क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1997 ईस्वी में। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जिसे शॉर्ट में NAPCC कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, सन 2008 में शुरू की गई थी। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जून 2008 में शुरू की गई। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं जिसमें से सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन और आदि भी शामिल हैं। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, यही 3 परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी लोग को पता होगा कि दिन प्रतिदिन ओजोन परत जो कि क्षय होता जा रहा है, जिसमें मुख्य कारण क्या है क्षय होने का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। डिटेल में बात करें तो CFCS रेफ्रिजरेंट एरोसोल से निकलने वाला फ्लोरीन ओजोन अणुओं को तोड़ता है। उसमें क्लोरीन निकलता है जो ओजोन अणुओं को तोड़ता है और इसके लिए 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। किसके लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी परीक्षाओं में पूछाता है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन होना जो कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण हो जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन जो है भारत में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन जो कि तापीय ऊर्जा के द्वारा होती है। और तापीय ऊर्जा कैसे मिलती है? तो कोयला के दहन करने से
तापीय ऊर्जा मिलती है और तापीय ऊर्जा से जो कि बिजली का उत्पादन होता है। और कोयला जितना अधिक जलेगा उतना ही अधिक जो कि कार्बन का उत्सर्जन होगा, जो कि भारत में कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा क्षेत्र भी हो जाएगा। तो बिजली उत्पादन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी बात करें वाटर वेपर, जलवाष्प जो होता है ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान कौन देता है, तो जलवाष्प देता है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है और तीसरे पे मीथेन आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीजन जो कि नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सिंक किसे कहते हैं? बात करें साथियों सिंक की, तो देखिए जहाँ पे किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा स्टोर करते हैं वो सिंक कहलाता है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक यहाँ पे उसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला स्रोत। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला स्रोत जो होता है वो कार्बन सिंक कहलाता है। जैसे जंगल, महासागर, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं। जैसे जंगल जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिससे कार्बन जो कि वो स्टोर कर लेता है और ऑक्सीजन को बढ़ावा देता है, तो वो एक सिंक का एग्जाम्पल हो जाता है। महासागर और मिट्टी भी ठीक ऐसे ही प्राकृतिक कार्बन सिंक के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में सबसे अधिक मूल्य किस गैस का है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में सबसे अधिक मूल्य किस गैस का है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है। यदि यहीं पे वाटर वेपर ऑप्शन में होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा चुका है कि ब्लू कार्बन किससे संबंधित होता है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन जो होता है ब्लू कार्बन से संबंधित होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नवीकरण ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? सबसे पहले बात करें साथियों नवीकरण ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए नवीकरण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा होता है अनवीकरण ऊर्जा। अनवीकरण ऊर्जा ये ऐसी ऊर्जा होती है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होती है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? तो याद रखिएगा जल विद्युत से होता है। किससे होता है? जल विद्युत से होता है। कैसे कि ऐसे देखिए नदी होती है और नदी पे जगह जगह डैम बना करके बिजली का उत्पादन कर लिया जाता है। तो सबसे अधिक जो कि भारत में नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मार्च का अंतिम शनिवार जो होता है उसमें अर्थ आवर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पृथ्वी को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उसमें भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1950 में एम मुंशी ने की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट रिफ्यूजी शब्द का अर्थ है। क्लाइमेट रिफ्यूजी शब्द के अर्थ की यदि बात करें तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोग, जलवायु परिवर्तन से जो भी लोग विस्थापित हैं वो क्लाइमेट रिफ्यूजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखिए यहाँ पूछा है
इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक गैस है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और हमने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया है नवीकरण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे पुनः जो कि प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरण ऊर्जा वो होती है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है। तो जैसे हमारे पास प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, उन्हें दिन पे दिन जो है कि हम दोहन कर रहे हैं और वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो नवीकरण ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नवीकरण ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल का हिस्सा है? तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा हो जाता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल का हिस्सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा किसे है? तो याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा जो कि जलीय जीवों को होता है। आप सभी लोग देखते हैं कभी कभी देखा जाता है कि समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी पड़ी हुई मिलती हैं। वो क्यों मिलती हैं? तो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण वो मरी हुई मिलती हैं। बड़े बड़े शहरों में जितने भी कचरे होते हैं वो समुद्रों में ही फेंक दिए जाते हैं। तो ये आप देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, समुद्री कछुए, मछलियाँ, पक्षी प्लास्टिक निगलने से मर जाते हैं। तो प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा सबसे अधिक जलीय जीवों को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब की यदि बात करें तो वह सामान जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाती है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कृषि अपशिष्ट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वो खुद से जो कि विच्छेदित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन यदि बात करें प्लास्टिक की और जो लोहे की फैक्ट्रियाँ होती हैं, इन दोनों में जो मिट्टी में मिल जाता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो सॉइल पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। तो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य की बात करें तो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन हैं? मोहन यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, शायद ये आप सभी के पेट के एग्जाम में देखने को मिल जाए कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, ग्रीन बॉन्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो ग्रीन बॉन्ड होती हैं उनका उपयोग जो कि हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये रहे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।